नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 30 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों को हल करवाने जा रहा हूं और ये जो प्रश्न होंगे वे वर्णमाला, संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, अनेक शब्दों का एक शब्द यानी कहने का मतलब संपूर्ण व्याकरण से संबंधित इसमें प्रश्न रहेंगे। साथ साथ में हिंदी साहित्य के भी कुछ विशेष प्रश्नों को लिया गया है। यानी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो विशेष रूप से मैं बनाता हूँ। हिंदी के इसमें 30 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये प्रैक्टिस सेट 15 है। याद रखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक उद्देश्य है कि जो भाई बहन कोचिंग नहीं कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि उसका ये लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ। इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए और देखिए भी। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है स्वर ध्वनि का प्रकार गलत है। क्या गलत है स्वर ध्वनि का प्रकार? दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या यण? जल्दी से बताइए, स्वर ध्वनि का प्रकार गलत है, क्या गलत है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो वर्ण होता है, देखिए जो वर्ण होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो। एक को हम कहते हैं स्वर और एक को कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब इसमें नहीं आ रहा है व्यंजन। देखिए स्वर और व्यंजन, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद देखिए आपके सामने है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श और उसके साथ साथ अंतस्थ और ऊष्म। ये व्यंजन के प्रकार हैं। तो स्वर का जो स्वर ध्वनि है उसमें क्या गलत है? तो देखिए 3 मैं आपको बता दिया। तो इसमें यानी कहने का मतलब यण आपका नहीं होगा, यानी स्वर ध्वनि का जो प्रकार गलत है वो यण नहीं होगा। देखिए ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक के नाम से भी हम जानते हैं। यानी कहने का मतलब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण भी कराता चलूंगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, बता सकते हैं आप? कौरवी या सरहिंदी या सी ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों, या डी ऑप्शन है नाग भाषा। बताइए खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो क्या है जानते हैं? वो खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो आपका सही है जो ऑप्शन, वो ए और बी दोनों, यानी कौरवी और सरहिंदी, ये खड़ी बोली का दूसरा नाम है। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि घर जमाई संगठनात्मक आधार पर कैसा शब्द है? घर जमाई, बताइए घर जमाई किस प्रकार का शब्द है? यौगिक है कि योग रूढ़ है कि रूढ़ है कि उपयोगात्मक है? किस प्रकार का शब्द है? तो मैं बता दूं, देखिए यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो अलग अलग शब्द से आकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्या धन आलय, यानी विद्या का अर्थ अलग, आलय का अर्थ अलग। जब दो अलग अलग अर्थ वाले शब्द आकर मिलते हैं और किसी एक नए, फिर जब मिलने के बाद कोई एक नया अर्थ और निकाले तो वो यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़ हुए शब्द होते हैं जिनका नाम लेने के बाद ध्यान कहीं और जाए, यानी उद्देश्य उसका कुछ और है। जैसे कहा गया लंबोदर, तो ध्यान कहाँ जाता है? गणेश जी पर जाता है। त्रिनेत्र, शिव जी पर ध्यान जाता है। यानी कुल मिलाकर जो बहुब्री समास के जो उदाहरण है वो योग रूढ़ के ही है। और रूढ़ शब्द वे शब्द हैं, सी ऑप्शन, रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं कि जिनका ना तो परिवर्तन हो, यानी परिवर्तन का मतलब अगर जैसे कोई शब्द है उसको तोड़ देंगे तो उसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे पानी है, अब पानी को अलग कर दीजिए, पा अलग कर दिए, नी अलग कर दिए, कोई अर्थ नहीं निकला। तो यानी जो जिनको हम तोड़ ना सकें या उसमें कोई परिवर्तन ना कर सकें वो क्या है? आपके रूढ़ शब्द हैं। तो यानी कहने का मतलब जो आपका घर जमाई शब्द है, मैं इस विश्लेषण इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए घर जमाई अगर हम अलग करेंगे तो घर अलग हो गया, जमाई अलग हो गया, यानी कहने का मतलब तीसरे का जो है ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, यानी यौगिक शब्द है। क्या है? यौगिक शब्द। चलिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि उ का उच्चारण स्थान है, उ का उच्चारण स्थान है, कंठ है कि तालव्य है कि दंत है कि मूर्धा है?
जल्दी से बताइए। चौथा प्रश्न ऊ क्या है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंठ से, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कंठ। कंठ से बोला जाता है का, खा, गा, घा, अंगा और हा और छोटा आ, बड़ा आ और विसर्ग के साथ हम आहा भी कह सकते हैं। तालब में चा, छा, जा, झा, इया बोला जाता है और दंत में ता, था, दा, धा, ना। लेकिन टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और छोटा ऊ, बड़ा ऊ ये जो बोले जाते हैं ये मूर्धा से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोला जाता है। यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। यानी 4 का डी सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बताइए पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग इनमें से क्या है? बृहस्पति है कि टोली है कि सोसाइटी है कि कंपनी है? बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जब आपको ये लगे कि हमको ये छांटना है कि इनमें से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो आप वाक्य प्रयोग कर लिया करिए। जैसे बी ऑप्शन से देखिए, टोली बनाई गई, टोली बनाई जाती है। सोसाइटी खुली है। कंपनी जो है चलाई जाती है। कंपनी जो है बंद है, या कंपनी बनाई जाती है, तो या कंपनी चलाई जाती है। तो देखिए सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। जबकि बृहस्पति जो शब्द है, बृहस्पतिवार आ गया, अगर इसमें हम बृहस्पति आ गया तो यहाँ पर क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। यानी कहने का मतलब 5 का कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, ए ऑप्शन आपका इसमें सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति किस कवि की है? हिंदी साहित्य से मैंने कहा था कि प्रश्न आएगा। देखिए, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी या मीराबाई। जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति किस कवि की है? सूरदास, तुलसीदास, बिहारी या मीराबाई? जल्दी से बताइए। तो देखिए 6ठा नंबर जो है प्रश्न, उसका जो सही ऑप्शन है वो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सही है वो सही है तुलसीदास। कहने का मतलब अगर जब बचपन में श्री कृष्ण जी का वर्णन किया जाएगा तो लगभग लगभग सूरदास जी को उसका श्रेय जाता है। मीराबाई और श्री कृष्ण जी के प्रेम का वर्णन इतना अच्छा किया गया है कि मीराबाई का उल्लेख होता है। अगर श्री कृष्ण और मीराबाई जी का प्रेम की बात की जाएगी तो मीराबाई जी का नाम आता है। भगवान राम का अगर चरित्र का सबसे अच्छा कोई निखार लाया है, कोई अच्छा वर्णन किया है, तो रामचरितमानस से तुलसीदास जी ने किया है। तो इस हिसाब से, और सूरदास जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। तो यहाँ पर राम शब्द आया था, तो इस हिसाब से यहाँ पर तुलसीदास जी सही हैं। इस पंक्ति के जो हकदार हैं वो तुलसीदास जी हैं। यानी 6 का बी सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न कि जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए इसमें अलग अलग प्रश्न अलग अलग तरीके से, यानी कुल मिलाकर आपको एक अच्छा मतलब कि एक हर तरीके से आपको ये जो है परीक्षा के हिसाब से तैयार करने की कोशिश की जा रही है इस वीडियो के माध्यम से। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। बताइए, जगत धनीश, जगद धनीश या जग धनीश या जगत धनीश? ये मैं हाफ लाइन क्लास में कई बार इसका जो है मैं प्रैक्टिस करवाया हूँ। जल्दी से बताइए। तो देखिए जो इसमें सही है जगत धनीश। क्या होगा? जगत धनीश। कहने का मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। यानी कि जगत, ता, था, दा, धा। देखिए ता, था, दा, यानी एक नियम के हिसाब से जैसे जो वर्ग का पहला वर्ण रहेगा उसी वर्ण का तीसरा हो जाएगा, यानी ता के स्थान पर दा हो जाएगा। एक नियम है व्यंजन संधि का, ये जो है क्या कहते हैं, व्यंजन संधि का जो है संधि है। इस हिसाब से उसमें एक नियम है, वो परिवर्तन होता है। यानी यहाँ पर जो सही होगा वो जगत धन ईस ही सही होगा। यानी 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनामिका किसकी कृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनामिका किसकी कृति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या मीराबाई या महादेवी वर्मा? जल्दी से बताइए। अनामिका किसकी कृति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, मीराबाई या महादेवी वर्मा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 8 नंबर प्रश्न। देखिए मैं आपको बता दूं अनामिका जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो अनामिका कृति के रचनाकार हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दया सागर में कौन सा समास है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। दया सागर, दया के सागर। अब आपको ये लगेगा कि ये तो तत्पुरुष समास हो सकता है, दया सागर, क्योंकि दया के सागर के आया का की के संबंध। लेकिन आप ये बताइए क्या ऑप्शन है इसमें तत्पुरुष? नहीं है। अब बताइए क्या होगा। 9 नंबर प्रश्न, दया सागर में कौन सा समास है? तो कहने का मतलब दया सागर में जो समास है वो होगा कौन सा समास? कर्मधारय। क्योंकि जो सागर है वो किस प्रकार से है? दया का। यानी इसमें विशेषण बताया जा रहा है। सागर की विशेषता क्या बताई जा रही है? दया की। जबकि द्वंद्व समास जो होता है उसमें एक का विपरीत दूसरा होता है, बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य
उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, दिन रात, जैसे कई विपरीत वाले शब्द जो हैं द्वंद्व समास कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास जो होता है दो शब्द मिलकर किसी अन्य की ओर इंगित करते हैं। जैसे हो गया दशानन, 10 आनन अर्थात रावण, कह दिया गया चतुर्भुज, 4 भुज, कह दिया गया त्रिनेत्र, 3 नेत्र। तो कहने का मतलब इसमें जो होता है ये बहुब्रीहि समास में दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इंगित करते हैं। और द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है, जैसे तिराहा, चौराहा, और बहुत सारे शब्द हैं, सप्ताह। तो इस हिसाब से 9 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न क्या है? उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। इसमें क्या भ्रांतिमान है कि संदेह है कि उल्लेख है कि विभावना है? देखिए, अगर आपको काटना हो तो देखिए विभावना तो बिल्कुल क्या कहते हैं भ्रांतिमान। इसमें भ्रम कहाँ हो रहा है? ना इसमें कोई संदेह की बात है, इसमें उल्लेख है। कौन सा अलंकार है? इसमें उल्लेख है, यानी सी ऑप्शन। कहने का मतलब उसके मुख को कोई कमल कह रहा है कोई चंद्र कह रहा है, यानी उल्लेख कर रहा है, कभी उल्लेख कर रहा है अपने मन में या हृदय में, या कह सकते हैं कॉपी कलम लेकर बैठा है, एक उल्लेख कर रहा है। किस प्रकार का उल्लेख कर रहा है? कि उसके मुख को कोई कमल कह रहा है कोई चंद्र कह रहा है। समझ में आई ना बात? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है इसमें? पहला है, देखिए, दांत काटी रोटी, इसको गहरी मित्रता कहते हैं। कि जलती आग में घी डालना, यानी क्रोध को और भड़काना। या बाह पकड़ना, यानी सहारा देना। या कह रहा है धज्जियां उड़ाना, टुकड़े टुकड़े करना। बताइए इसमें कौन सा गलत है? बताइए। तो देखिए, इसमें जो दांत काटी रोटी, गहरी मित्रता, बिल्कुल सही है। जलती आग में घी डालना यानी क्रोध को और भड़काना, ये भी बिल्कुल सही है। बाह पकड़ना यानी सहारा देना, ये भी सही है। जबकि धज्जियां उड़ाना, टुकड़े टुकड़े करना का मतलब यहाँ पर नहीं है। जैसे कहते हैं हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दिए, तो यहाँ पर इसका अर्थ टुकड़ा टुकड़े का अर्थ यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होगा। कहने का मतलब जो 11 नंबर प्रश्न है उसका डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? गलत है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, आप जल्दी से बताइए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तदुपरांत, खुराक, उच्छ्वास या अंजलि? बताइए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? जल्दी से बताइए। देखिए, तदुपरांत नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है तदोपरांत, दा पर ओ की मात्रा, तदोपरांत। और खुराक नहीं कहा जाता है, खुराक, छोटा ओ की मात्रा, खुराक। अंजलि में जो है अंजलि कहा जाता है, आ पर बिंदी रहेगा, चंद्रबिंदी नहीं, आ पर बिंदी और ला पर छोटी की मात्रा, अंजलि। जबकि यहाँ पर जो आपका सही है वो है आपका 12 का सी, यानी उच्छ्वास आपका बिल्कुल सही है। जबकि तदुपरांत, खुराक और अंजलि ये गलत है। तदोपरांत कहा जाता है, खुराक कहा जाता है और अंजलि कहा जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? छली शब्द का विलोम होगा निश्छल, छलवा, धोखेबाज या तेजवान। देखिए नीचे भी दो उसके ऑप्शन है, कहो कहाँ चला गया? 13 नंबर प्रश्न। देखिए, छली का क्या होगा? कहते नहीं हमको छल लिए, हमारे साथ उन्होंने छल किया। जैसे छल का मतलब धोखा देना। तो देखिए अर्थ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर विलोम पूछ रहा है। क्या कह रहा है? विलोम। नहीं तो छली का धोखेबाज तो सही है, लेकिन विलोम पूछ रहा है, उल्टा क्या हो सकता है? तो 13 नंबर का क्या सही है? जल्दी बताइए। तो देखिए, छल लिया तो उसका अर्थ जो होगा यहाँ पर होगा निश्चल होगा, यानी निश्चल भाव से जब काम करना, मतलब बिना छल के, निश्चल। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? बताइए इसमें कौन सा भिन्न अर्थ दे रहा है? 14 नंबर प्रश्न में आपदा, विपदा, इल्म या मुसीबत। 14 नंबर प्रश्न में बताइए। 14 नंबर प्रश्न में देखिए, 14 नंबर का जो प्रश्न है, देखिए आपदा कहिए, चाहे कहिए आपदा आ गई, चाहे कहिए विपदा आ गई, चाहे कहिए मुसीबत आ गई, ये तीनों एक प्रकार के शब्द हैं कि जो अपने मतलब अपनी एक प्रकृति का छाप दे रहे हैं। जबकि इल्म का अर्थ यहाँ पर अलग है, इल्म का मतलब धर्म से यहाँ पर जोड़ा जाता है। जबकि यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन 14 का सी बिल्कुल गलत है इस हिसाब से, यानी गलत का मतलब भिन्न है यहाँ पर, इस हिसाब से ये जो है सही ऑप्शन होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कहने का मतलब ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसे रहा, अच्छा रहा या कुछ कमी रही, कमेंट करके आप बताइएगा। तो कमेंट जब आप करते हैं तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। आपके एक कमेंट से मेरे अंदर कुछ ना कुछ सुधार आएगा। आप कमेंट जरूर किया करिए।
मैं 30 प्रश्न बहुत मेहनत से बनाता हूँ। आप तुम्हारे लिए थोड़े से लाइक या कमेंट करके जरूर बताया करिए ताकि इस वीडियो को आगे और अच्छे से बनाया जा सके। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वस्तुतः वह पागल है, हाँ लिख सकता हूँ, रोको मत जाने दो, या अच्छा अब मैं चलता हूँ। बताइए कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो गलत है वो है डी ऑप्शन, अच्छा अब मैं चलता हूँ। यहाँ पर जो विराम चिन्ह या हम कह सकते हैं इसका जो है इसमें प्रयोग सही से नहीं हुआ है, ये इसीलिए क्या है 15 का डी आपका बिल्कुल गलत है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खलनायक में कौन सा समास है, ये देखिए खलनायक, खलनायक एक मूवी है, देख लीजिएगा। खलनायक में कौन सा समास है, बताइए। कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुब्री। 16 नंबर प्रश्न। तो खलनायक में जो है देखिए नायक, जो खल यानी खलनायक, खलनायक यानी नायक की विशेषता है खल, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर कौन सा समास होगा, 16 का ए ऑप्शन। कौन सा, 16 का ए यानी कर्मधारय सही है, जबकि अव्ययी तो होगा नहीं, तत्पुरुष बहुब्री का कोई मतलब है ही नहीं। चलिए हम लोग देखिए अव्ययी भाव का मतलब जिसमें पहला पद अव्यय हो, तत्पुरुष में क्या होता है कार्य चिन्हों का प्रयोग होता है, बहुब्री में दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है। अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य नहीं है, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, देशवाचक और आज्ञावाचक। हमें तो देखकर ही हंसी आ रही है कि आप तुरंत बता देंगे। देखिए मैं आपको ऑफलाइन क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो है देशवाचक का हम आपको पढ़ा दिए। देशवाचक कभी हम आपको वाक्य के भेद, मैंने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाए नहीं है, तो देशवाचक इसमें नहीं होगा, यानी कहने का मतलब 17 का सी बिल्कुल गलत है। चलिए फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, बताइए। ये बहुत अच्छा है, अगर आपको चारों के बारे में नहीं जानकारी होगी तो आप बता भी नहीं पाएंगे। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, अंधा कुआं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, चक्रव्यूह, लक्ष्मी नारायण मिश्र, बिना दीवार के घर, मन्नू भंडारी, या सफेद कौवा सुदर्शन। बताइए किसका इसमें कौन सा जो है युग्म गलत है। देखिए इसमें अंधा कुआं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का है, चक्रव्यूह भी सही है, बिना दीवार के घर भी सही है। जो ऑप्शन इसमें गलत है 18 का डी इसमें बिल्कुल गलत है इस प्रश्न के हिसाब से। समझ में आई ना बात। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आप बताइए फिर उसी तरीके से प्रश्न। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, क्या प्रेम सरोवर, ये तो आप जानते ही सही है। राधा कृष्णदास, ये भारत 12 मासा। श्रीधर पाठक साकेत, ये तो आप भी जानते हैं ये सही है। मीराबाई दीप सिखाई, ये गलत है, क्या है मीराबाई दीप सिखाई, इनकी रचना से इनका मेल नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है वो 19 का डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए हम लोग 20 प्रश्न की ओर चलते हैं, 20वें नंबर प्रश्न की ओर। समास का विलोम क्या होगा, ये टेट के प्रश्न में भी पूछा गया है। समास का विलोम क्या है, व्यास, त्याग, राजा, नाराज, बताइए। देखिए समास का जो विलोम होगा वो क्या होगा, समास का जो विलोम है वो है व्यास, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रुक्मणी मंगल किसकी रचना कृति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी मंगल किसकी रचना कृति है, कालिदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा या देव, जल्दी से बताइए। देखिए रुक्मणी मंगल जो है ये है तुलसीदास जी की, किसकी है, तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास किसकी है, तुलसीदास जी की, यानी आपका यहाँ पर कहने का मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, किसका बी। चलिए अगला प्रश्न है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, बहिनी, भगनी, पत्र, पर्ण, दुर्लभ, सबल, या दोना, द्रोण है। बिल्कुल एकदम एकदम दिखाई दे रहा कौन सा गलत है। देखिए तद्भव पहला होना चाहिए, दूसरा तत्सम होना चाहिए उसी जोड़े में। तो देखिए बहिनी को तद्भव कहते हैं, भगनी को तत्सम कहते हैं, पत्र को तद्भव कहते हैं, पर्ण को तत्सम कहते हैं, दोना को तद्भव कहते हैं, द्रोण को तत्सम कहते हैं, जबकि दुर्लभ तत्सम है यहाँ पर, सबल उबल इसमें गलत है, इसलिए ये जो है 22 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत, चौपाई पढ़ते होंगे आप लोग, बताइए चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। जैसे दोहा पढ़ते हैं तो दोहा की अलग है और चौपाई की क्या है, चौपाई में जो होता है वो कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए जल्दी से। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, देखिए चौपाई में होती है 16 मात्राएं, कितनी होती हैं 16, यानी 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है।
बच्चा सो रहा है वाक्य में कौन सा वाच्य है? बच्चा सो रहा है यानी 24 का कौन सा सही है? देखिए बच्चा सो रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा कर्तवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्ता प्रधान है, इसलिए कहाँ पर कर्तवाच्य है। कर्म की बात यहाँ पे नहीं ना, भाव, भाव मतलब जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, ये भाववाच्य है। कर्म में कर्म की प्रधानता है, इसमें कर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कर्तवाच्य होगा, कर्ता की प्रधानता। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन अमृत का पर्याय है? इनमें कौन अमृत का पर्याय है? सुधि, अब्ज, सुधा, असी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल भी है। तो देखिए अमृत का जो पर्याय है वो है सुधा। सुधा मयू के लेख नाम, सुधा, पीयूष, अमृत, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? इसी के, अमृत के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 25 प्रश्न हो गया। 26 नंबर प्रश्न, उज्ज्वल में उपसर्ग है, उज्ज्वल में उत, उज, उच, उप। बताइए 26 में, देखिए उज्ज्वल में जो सही है वो है उत। उत जो है यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। 26 का ए ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो छाती के बल चलता है उसके लिए एक शब्द, उरग, राधा, सालक, प्रत्यच्छु। जो छाती के बल चलता है यानी कहने का मतलब 27, यानी जो छाती के बल चलता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उरग कहेंगे। क्या कहेंगे? उरग कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहानी में प्रत्यय है आनी, नी, अनी, नीय। 28 का जो सही है, देखिए जो कहानी में है वो है आनी प्रत्यय। क्या है? आनी प्रत्यय है। 29 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द प्राणीवाचक संज्ञा है? लड़का, लड़की, माता पिता, भाई बहन या उक्त सभी, यानी उक्त सभी, कौन सा है? बताइए। तो इनमें से कौन सा शब्द प्राणीवाचक है यानी प्राणीवाचक संज्ञा है? तो देखिए इसमें जो है लड़का, लड़की, माता पिता, भाई बहन यानी सभी इसमें क्या हैं? आपके प्राणीवाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, अद्भुत रस। देखिए अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? अद्भुत मतलब आप कोई चीज़ देखें अद्भुत लगे वो आपको, देखिए अद्भुत का जो होगा यहाँ पर क्या होगा? अद्भुत रस का जो होगा वो होगा विस्मय। क्या होगा? विस्मय। जबकि जुगुप्सा, रति, निर्वेद इसके नहीं होंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय। तो ये रहे 30 प्रश्न और वो भी आंसर के साथ। तो आपके कितने सही हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।